नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। बगराम एयरबेस चर्चा में, अमेरिका चाहता है एयरबेस पर फिर से कब्जा, तालिबान ने किया इनकार। लेह में देखा गया जेन जी प्रोटेस्ट, लद्दाखियों में स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांगे पूरी न होने से भड़का आक्रोश। वांगचुक पर प्रोवोकेटिव स्पीचेस देने का लगा आरोप। और चीन ने पेश की के वीजा नाम से नई वीजा कैटेगरी, 1 अक्टूबर 2025 से होगा लागू। दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवा के लिए चीन खोल रहा है अपने दरवाजे। आइए शुरू करें दोस्तों। हाल ही में लेह लद्दाख में भी जेन जी प्रोटेस्ट देखा गया। दरअसल सोनम वांगचुक की अगुवाई में एक भूख हड़ताल हुई थी। इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक वादों के टूटने, खास तौर पर 2020 में बीजेपी द्वारा किए गए वादों पर यू टर्न लेने की शिकायत हुई। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, 2019 में आर्टिकल 370 हटा और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लोगों को उम्मीद थी कि अलग पहचान मिलने से विकास और प्रतिनिधित्व दोनों बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। यूटी बनने के बाद यहां विधानसभा नहीं रही, यानी नीतिगत फैसले अब पूरी तरह से दिल्ली में बैठे अफसरों और नेताओं पर निर्भर हो गए। स्थानीय लोगों को लगा कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। इसके अलावा हाल के वर्षों में बाहर से बढ़ती आबादी, बड़े प्रोजेक्ट्स और पर्यटन आधारित दबाव ने स्थानीय समुदाय को असुरक्षित महसूस कराया है। लोगों को डर है कि 6 शेड्यूल जैसे संवैधानिक सुरक्षा के बिना उनकी जमीनें और संसाधन बाहरी लोगों के हाथों में चले जाएंगे। अब आर्थिक हकीकत भी समझ लेते हैं। लद्दाख के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पर्यटन और सेना से जुड़े कामों के अलावा यहाँ रोजगार के ठोस अवसर नहीं है। खेती और पारंपरिक रोजगार बदलते मौसम और ग्लेशियर्स के पिघलने जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जो सरकारी नौकरियां थीं वो भी सीमित हो गई हैं। ऐसे में जब बीजेपी ने 2020 में रोजगार और सुरक्षा से जुड़े कुछ वादे किए और बाद में उन्हें पूरा नहीं किया, तो युवाओं में गुस्सा और भी बढ़ गया। यह असंतोष धीरे धीरे गहरा हुआ और जेन जी ने इसे अपने आंदोलन का आधार बना लिया। इसी बीच भूख हड़ताल कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों की सेहत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद लेह एपेक्स बॉडी ने एक शटडाउन बुलाया और तनाव के बीच 24 सितंबर को हिंसा फूट पड़ी। हिंसा में बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ वाहन में आग लगाने जैसी घटनाएं हुई। सुरक्षा बलों से झड़पें भी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और दर्जन भर से ज्यादा घायल हुए। सरकार ने सोनम वांगचुक पर प्रोवोकेटिव स्पीचेस देने और लोगों को उकसाने का आरोप लगाया, जबकि वांगचुक ने कहा कि यह गुस्सा वर्षों से मुकम्मल न हुई मांगों और बेरोजगारी की वजह से फूटा है। वहीं सीबीआई ने सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 FCRA के कथित उल्लंघन की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। वर्तमान में हालात कुछ नियंत्रित है। सरकारी अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के बीच बातचीत जारी है और उच्च स्तरीय समिति की अगली बैठक तय की जा चुकी है। चीन ने हाल ही में एक नई वीजा कैटेगरी पेश की है। इसका नाम है के वीजा। ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है। दरअसल यह वीजा सीधे तौर पर उन विदेशी युवाओं और प्रोफेशनल्स को आकर्षित करेगा जो स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से जुड़े हैं। इसके तहत नामी यूनिवर्सिटी या रिसर्च संस्थानों से ग्रेजुएट्स, साथ ही स्टेम आधारित टीचिंग और रिसर्च करने वाले प्रोफेशनल्स भी अप्लाई कर सकेंगे। देखिए, चीन के मौजूदा वीजा सिस्टम में विदेशी प्रोफेशनल्स को अक्सर लोकल स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती थी, लेकिन के वीजा इसे खत्म करता है। इसमें एंट्री की फ्लेक्सिबिलिटी, वीजा वैलिडिटी और कामकाज के दायरे को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई विदेशी अब चीन में सिर्फ रिसर्च ही नहीं, बल्कि शिक्षा, तकनीक, संस्कृति, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस जैसे कई सेक्टर में खुलकर काम कर पाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि चीन का मकसद क्या है। असल में बीजिंग की उस लंबी रणनीति का यह हिस्सा लगता है जिसमें वो दुनिया के बेहतरीन दिमागों को अपने यहां खींचना चाहता है। अमेरिका और यूरोप लंबे समय से टैलेंट मैग्नेट की भूमिका निभाते आए हैं, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा शुल्क को 10 गुना बढ़ा दिया था, जिससे विदेशी युवाओं और प्रोफेशनल्स को एक बड़ा झटका लगा है। इसीलिए अब चीन इस रेस में खुलकर उतर चुका है। ग्लोबल साउथ से लेकर विकसित देशों तक जहां भी प्रतिभाशाली युवा हैं, उनके लिए चीन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। भारत के नजरिए से देखें तो ये खबर और अहम हो जाती है। यहां से हर साल हजारों इंजीनियर्स और वैज्ञानिक विदेश जाते हैं। अगर चीन अपने के वीजा से उन्हें आकर्षित करने में सफल होता है तो ये ब्रेन ड्रेन की दिशा को बदल सकता है। हालांकि यह भारत और बाकी देशों के लिए चिंता का विषय भी है और एक चेतावनी भी है।
कि अगली सदी की जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि टैलेंट और इनोवेशन के मोर्चे पर भी लड़ी जाएगी। दिल्ली में वित्त मंत्री ने हाल ही में औपचारिक तौर पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी GSTAT का शुभारंभ किया। यह कदम उन लाखों टैक्स पेयर्स के लिए बहुत अहम माना जा रहा है जो अब तक GST से जुड़े विवादों को लेकर सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने को मजबूर होते थे। लंबे समय से मांग थी कि टैक्स विवादों के लिए खास मंच बने जहां तेज और विशेषज्ञ स्तर पर फैसले लिए जा सके। अब ये खाई भरने की कोशिश हो चुकी है। GSTAT कोई साधारण संस्था नहीं है बल्कि एक वैधानिक अपीलीय निकाय है। इसे CGST एक्ट 2017 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय यानी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में होगा और देश भर में 31 स्टेट बेंचेस के जरिए ये 45 लोकेशन से काम करेगा। मतलब टैक्स विवाद न सिर्फ राजधानी में बल्कि राज्यों में भी सुने जाएंगे, जिससे टैक्स पेयर्स को स्थानीय स्तर पर राहत मिलेगी। संरचना की बात करें तो ट्रिब्यूनल के शीर्ष पर होंगे इसके प्रेसिडेंट, जो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनके साथ बैठेंगे जुडिशियल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स, एक केंद्र से और एक राज्य से। स्टेट बेंच में भी यही व्यवस्था होगी, जहां 2 जुडिशियल मेंबर्स और 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे। तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति बेहद सख्त मानकों पर होगी, जैसे कि कम से कम 25 साल का अनुभव ग्रुप ए सेवाओं में और कम से कम 3 साल GST प्रशासन में। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ट्रिब्यूनल में बैठे लोग कानून और टेक्निकलिटी दोनों की गहरी समझ रखते हों। GSTAT की शक्तियां भी कम नहीं है। यह एक सिविल कोर्ट के बराबर मानी जाएगी, मतलब मामलों की सुनवाई, आदेश पारित करना, पेनल्टी लगाना, यहां तक कि रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का अधिकार भी इसके पास होगा। कार्यकाल की बात करें तो प्रेसिडेंट और अन्य सदस्य 4 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे या फिर आयु सीमा तक। आयु सीमा प्रेसिडेंट और जुडिशियल मेंबर्स के लिए 70 वर्ष है और टेक्निकल मेंबर्स के लिए 67 वर्ष तय की गई है। असल मायने में देखें तो ये ट्रिब्यूनल टैक्स प्रशासन में एक बड़ा सुधार है। यह न सिर्फ टैक्स विवादों का निपटारा करेगा बल्कि बिजनेस और टैक्स पेयर्स दोनों को भरोसा देगा कि GST व्यवस्था पारदर्शी और न्यायसंगत है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुबनसिरी नदी पर 2220 मेगावाट का ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है और अब हालिया विकास ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। यह प्रोजेक्ट तक्षिंग के पास चीन की सीमा के नजदीक बनेगा। हालांकि इसे लेकर लंबे समय से पर्यावरणीय और रणनीतिक बहस चल रही है। चलिए सुबनसिरी नदी के बारे में जानते। देखिए, सुबनसिरी नदी को गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। यह माउंट पोरोम में तिब्बती हिमालय से निकलती है। सुबनसिरी नदी का प्रवाह ट्रांस हिमालयन है और यह तिब्बत के कांगिंग ग्लेशियर रेंज से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए भारत में प्रवेश करती है। खास बात यह है कि यह ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है और लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां लारो, नाय, यूमे, तसरी, कमला, जियाधोल, रंगनादी और डिक्रोंग है। नदी की यह खासियत इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए आकर्षक बनाती है। आपको यह भी बता दें कि ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपर सुबनसिरी जिले में प्रस्तावित है और इसे ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। मुख्य पावर प्लांट की क्षमता 2100 मेगावाट और एक अन्य प्लांट की क्षमता 120 मेगावाट होगी। पर्यावरण की मंजूरी की सिफारिश से अब यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इसे लेकर सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सुबनसिरी नदी की रणनीतिक और पारिस्थितिकीय अहमियत को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट की निगरानी और सतत पर्यावरण संरक्षण उपाय अत्यंत जरूरी होंगे। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट
हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देशों बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने घोषणा की कि वे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी से बाहर निकल रहे हैं। ये देश मिलिट्री द्वारा संचालित हैं और उनका कहना है कि आईसीसी उनके लिए अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा। आइए आईसीसी के बारे में बात करें। दोस्तों, ये अदालत 17 जुलाई 1998 को रोम स्टैट्यूट के तहत स्थापित हुई थी और 1 जुलाई 2002 से इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया। आईसीसी दुनिया की एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत है जिसका काम उन लोगों पर कार्रवाई करना है जो बड़े अपराधों जैसे कि जेनोसाइड, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध में शामिल होते हैं। आईसीसी में अब तक 125 देश सदस्य हैं, लेकिन कुछ बड़े देशों जैसे कि चीन, भारत, इजराइल, रूस और अमेरिका इसमें सदस्य नहीं है। अदालत का खर्च सदस्य देशों की ओर से आने वाले योगदान और अन्य सरकारों, व्यय, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या व्यक्तियों से मिलने वाले दान से चलता है। आईसीसी की संरचना की बात करें तो अदालत में कुल 18 जज हैं जो अलग अलग देशों से चुने जाते हैं और 9 साल के नॉन रिन्यूएबल कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं, यानी दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। इसके साथ ही 3 जजों की प्रेसिडेंसी होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। ये अदालत का प्रतिनिधित्व करते हैं और जजों के कामकाज को व्यवस्थित करते हैं। वहीं ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर ओटीपी का काम अपराधों की जांच करना और आरोपियों पर मुकदमे चलाना है। रजिस्ट्री, प्रशासन और कार्य संचालन में मदद करता है। एक खास बात और कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे से ये बिल्कुल अलग है। देखिए, आईसीजे देशों के बीच विवाद को सुनता है जबकि आईसीसी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चलाता है। आईसीसी तभी मामला सुन सकता है जब अपराध उस देश में हुआ हो जो रोम स्टैट्यूट का सदस्य हो या अपराध करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य देश का हो। अगर किसी देश की राष्ट्रीय अदालत उस मामले को सही ढंग से न सुलझा सके या न सुलझाना चाहे तभी आईसीसी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। और हां, आईसीसी केवल 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों पर ही कार्रवाई कर सकता है। इससे यह साफ होता है कि आईसीसी के सदस्य देशों में विवाद और असहमति भी बनी रहती है, खासकर उन देशों में जहां मिलिट्री शासन है और उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। दोस्तों, हाल ही में 6th शेड्यूल चर्चा में बना हुआ है। हमने आपको लद्दाख में हाल ही में हुए प्रोटेस्ट के बारे में भी बताया, लेकिन इस सेगमेंट में हम खास 6th शेड्यूल के बारे में गहराई से बात करेंगे। देखिए, 6th शेड्यूल सिर्फ 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरिया के गवर्नेंस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है। 6th शेड्यूल के तहत इन 4 राज्यों में ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। हालांकि किस ट्राइबल एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाना है या किसका पुनर्गठन करना है, यह अधिकार राज्यपाल के पास होता है। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और बाकी के 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इस काउंसिल के पास कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक डिसीजन लेने की पावर होती है। विधायी शक्तियों की बात करें तो यह काउंसिल जमीन, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों जैसे कुछ खास मामलों पर कानून बना सकती है। हालांकि ऐसे सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो यह काउंसिल जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम सभाओं या ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती है। वहीं प्रशासनिक शक्तियों के तहत यह काउंसिल प्राइमरी स्कूलों, बाजारों, सड़कों आदि को बनाने का निर्णय ले सकती है या मैनेजमेंट कर सकती है। इस काउंसिल के पास लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेट करने और कुछ टैक्स लगाने का अधिकार भी है। खास बात यह है कि संसद या राज्य के विधानमंडल के कानून इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पर लागू नहीं होते और अगर होते हैं तो खास तरीके के संशोधन के साथ। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आया होगा कि लद्दाखी 6th शेड्यूल की ही डिमांड करते हैं, 5th की नहीं, जबकि 5th शेड्यूल में भी ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात की गई है। यहां 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में अंतर को समझना जरूरी है। देखिए, 6th शेड्यूल के तहत हर जिले में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, लेकिन 5th शेड्यूल के तहत ट्राइबल एरिया वाले स्टेट में सिर्फ एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। अब यहां अंतर पूरी तरह से पावर का है। 6th शेड्यूल के तहत हर जिले में बनाई गई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास कई शक्तियां होती हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। लेकिन 5th शेड्यूल के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास केवल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मामलों पर सलाह देने की शक्ति है, वो भी उन मामलों पर जिसको राज्यपाल रेफर करे। इसके अलावा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जनजातीय आबादी के लिए जवाबदेह नहीं है,
क्योंकि ये राज्यपाल का या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती हैं। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि 5th शेड्यूल के चलते ट्राइबल एरियाज का गवर्नेंस मुख्यतः राज्यपाल के चारों तरफ घूमता है और 6th शेड्यूल के तहत बनाई गई काउंसिल अपनी सभी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करती है। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले के किलनामंडी गांव में एक सार्कोफेगस यानी टेराकोटा की ताबूत मिली और वैज्ञानिकों ने इसकी पहली बार वैज्ञानिक डेटिंग की है। इस डेटिंग से पता चला कि तमिलनाडु प्राचीन समय में लेट हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिस्र, रोम और ग्रीस के साथ व्यापारिक संपर्क में रहा होगा। दोस्तों, जान लें कि सार्कोफेगस है क्या। यह प्राचीन मिस्र, रोम और ग्रीस में नेताओं और अमीर लोगों को दफनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ताबूत होती थी। आमतौर पर इसे जमीन के ऊपर रखा जाता था, लेकिन कभी कभी इसे भूमिगत समाधि या दफन कक्ष में भी रखा जाता था। देखिए, सार्कोफेगस शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसमें सार्क्स का मतलब है मांस और फैगिन का मतलब है खाना। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है मांस खाने वाला। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होने वाला खास प्रकार का चूना पत्थर शरीर को जल्दी सड़ने में मदद करना माना जाता था। सबसे पहले इसे प्राचीन मिस्र और ग्रीस में इस्तेमाल किया गया और बाद में यह पूरी दुनिया में भी लोकप्रिय हुआ। मिस्र के तीसरे राजवंश के फराओं ने इसे सबसे पहले पत्थर की ताबूत के रूप में इस्तेमाल किया, लगभग 2686 से 2613 ईसा पूर्व के बीच। बाद में यूरोप में यह उच्च पद के धर्मगुरु, सरकार या कुलीन वर्ग के लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगी। सार्कोफेगस का निर्माण और डिजाइन संस्कृति के अनुसार अलग अलग होता है। आमतौर पर यह पत्थर से बनाया जाता है, जिसमें चूना पत्थर सबसे सामान्य है, लेकिन ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल से भी इसे बनाया जाता था। इस पर सुंदर नक्काशी, चित्र और लिखावट की जाती थी, जिसमें अक्सर मृतक का नाम भी शामिल होता था। पुरातात्विक दृष्टि से सार्कोफेगस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज, कला, संस्कृति और धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देते हैं। इनके नक्काशी और शिलालेख से इतिहास और उस समय की जीवन शैली की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, मिस्र के सबसे प्रसिद्ध सार्कोफेगस में किंग तुतैनखामेन का गोल्डन सार्कोफेगस शामिल है। इस ताजा खोज से अब तमिलनाडु और मिस्र, रोम और ग्रीस के प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को समझने में और मदद मिलेगी। हाल ही में यूनेस्को ने केरल के वर्कला क्लिफ को अपनी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया। यह कदम न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटन और विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्कला क्लिफ तिरुवनंतपुरम जिले के वर्कला शहर में स्थित है। इसकी प्राकृतिक संरचना, इतिहास और भूवैज्ञानिक महत्व इसे विशिष्ट बनाते हैं। यह समुद्र तट के साथ एक शानदार चट्टान संरचना प्रस्तुत करता है, जिसे वर्कली फॉर्मेशन कहा जाता है। इसका आयु क्रम मियो प्लायोसीन युग का है, यानी लगभग 13 लाख से 2.5 करोड़ साल पुराना। यह तथ्य इसे भूवैज्ञानिक अध्ययन और शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। स्थानीय स्तर पर इसे शिवगिरी थुरुथु के नाम से जाना जाता है। इसकी लेटराइट और तलछटी परतों में प्राचीन जीवाश्म और प्राचीन जलवायु के प्रमाण पाए जाते हैं। आपको बता दें कि चट्टान के नीचे स्थित पापनासम बीच प्राकृतिक झरनों के लिए प्रसिद्ध है और इसे औषधीय गुणों वाला माना जाता है। यह क्षेत्र केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुद्री और तटीय समुदायों के लिए भी महत्व रखता है, क्योंकि यह एक प्रमुख जल स्रोत और प्राकृतिक जल संचयन प्रणाली का काम करता है। गौरतलब है कि वर्कला क्लिफ भारत का 27वां राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है और केरल में अंगदीपुरम लेटराइट के बाद दूसरा राष्ट्रीय स्मारक माना गया है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होने से यह न सिर्फ वैश्विक मान्यता पाएगा, बल्कि संरक्षण, शोध और सतत पर्यटन के भी नए अवसर खुलेंगे। और इस कदम से न केवल केरल बल्कि पूरे देश में भूवैज्ञानिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व को और अधिक पहचान मिलेगी। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने नई दिल्ली में ब्राजील भारत क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन एग्रीटेक यानी मैत्री 2.0 का दूसरा संस्करण शुरू किया। आपको बता दें कि यह प्रोग्राम भारत और ब्राजील के नव प्रवर्तकों के लिए सीखने और साथ में काम करने का मंच है। इसका उद्देश्य एक मजबूत, नए विचारों वाला और समावेशी कृषि और खाद्य प्रणाली को बनाना है, जिससे किसान और देश दोनों को फायदा हो। मैत्री 2.0 का मकसद भारत और ब्राजील के इंक्यूबेटर यानी नवाचार केंद्रों के बीच संबंध को मजबूत करना, सह इंक्यूबेशन मॉडल को बढ़ावा देना और अच्छा काम करने की जानकारी को शेयर करना है, साझा करना है। यह प्रोग्राम सतत कृषि, डिजिटल तकनीक और कृषि से जुड़ी नई सुविधाओं के लिए नए अवसर भी खोलेगा। साथ ही यह किसानों के लिए सीधे लाभ देने वाले नवाचार को बढ़ावा देगा। यह पहल दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करती है। इससे दोनों देश कृषि, नई तकनीक और खाद्य सुरक्षा में मिलकर काम कर सकेंगे।
मैत्री 2.0 सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर सतत कृषि और जलवायु बदलाव पर भी दोनों देशों की भूमिका को मजबूत करता है। हाल में आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। पहली है आदि युवा फेलोशिप और दूसरी है आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम। इनका मकसद जनजातीय युवाओं को पढ़ाई, नौकरी और समाज में बदलाव लाने में मदद करना है। देखिए, आदि युवा फेलोशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें चुने हुए युवा 12 महीने तक पैसे लेकर सीखेंगे। इस दौरान उन्हें काम करने का अनुभव मिलेगा, नई बातें सीखने को मिलेंगी और अपने काम पर सोचने का समय भी मिलेगा। उन्हें मासिक भत्ता, स्वास्थ्य और जीवन बीमा मिलेगा। साथ ही यह योजना उन्हें PMKVY 4.0, NAPS और PM विकसित भारत रोजगार योजना जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ेगी। फेलो को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर UN एजेंसियों में काम करने का भी मौका मिलेगा। वहीं आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम का मकसद है कि युवा अपने गांव और इलाके में बदलाव लेकर आएं। इसके लिए 82 UN वॉलंटियर्स को मध्य प्रदेश और राजस्थान के 82 ब्लॉक्स में 2 महीने के लिए भेजा गया है। वॉलंटियर्स गांव की योजना बनाना, जागरूकता फैलाना और सरकारी योजनाओं की मदद करना सीखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। इन दोनों योजनाओं से युवाओं को काम करने और सीखने का मौका मिलेगा और गांव-गांव में सरकारी योजनाओं का सही उपयोग होगा। इससे युवा सशक्त होंगे और अपने समाज में बदलाव ला सकेंगे। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन आइलैंड में 8 दिनों के भीतर 2 बार छोटे ज्वालामुखी के फटने की घटनाएं देखी गई। दोस्तों, आपको बता दें कि यह द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण खास है और वैज्ञानिकों के लिए हमेशा ध्यान का केंद्र रहा है। देखिए, बैरन आइलैंड अंडमान सागर में स्थित है और इसे समुद्र के बीच उभरता ज्वालामुखी कहते हैं। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है और भारत और बर्मी प्लेट्स के सबडक्शन जोन के ऊपर स्थित होने के कारण यहां लगातार भूवैज्ञानिक गतिविधियां होती रहती हैं। द्वीप की चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर है और इसमें ज्वालामुखी का बड़ा क्रेटर है जो किनारे से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यानी यह लावा, चट्टान और ज्वालामुखीय राख की परतों से बना है। यह द्वीप समय समय पर फटता रहता है और 2017 में इसका सबसे बड़ा हालिया विस्फोट हुआ था। यह ध्यान रखिए कि बैरन आइलैंड पर कोई स्थायी आबादी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से बैरन आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिमालय और इंडो म्यांमार प्लेट की हलचल, समुद्र तल की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया और ज्वालामुखीय क्रियाओं का एक जीवंत उदाहरण है। इसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में भी अनोखी मछलियां और समुद्री जीव पाए जाते हैं जो स्थानीय इकोसिस्टम का हिस्सा है। सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ज्वालामुखी फटने से कभी कभी समुद्र में हलचल और धुआं फैलता है जो आसपास के समुद्री मार्ग और द्वीपों पर असर डाल सकता है। प्रशासन और वैज्ञानिक लगातार इसे मॉनिटर करते रहते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में सही समय पर कदम उठाया जा सके। दोस्तों, हाल ही में खबर आई कि तालिबान सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश को ठुकरा दिया। याद कीजिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी हड़बड़ी में निकासी की थी और उस समय यह विशाल सैन्य हवाई अड्डा तालिबान के हाथों में चला गया था। अब बात करते हैं बगराम एयरबेस के बारे में। देखिए, यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है और राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित है। इसकी रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईरान, पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग प्रांत और मध्य एशिया के क्रॉस रोड पर स्थित है। इसे कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने बनाया था। सोवियत सैनिकों ने इस एयरबेस का इस्तेमाल कई दशक तक अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशंस के लिए किया। फिर उन्होंने 1980 के दशक के अंत में इस देश से अपनी सेना को वापस बुला लिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद इस बेस को फिर से विकसित किया। 2001 से यह अमेरिकी युद्ध में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ एक अहम हब के रूप में काम आया। यह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का सबसे बड़ा केंद्र था। एयरबेस ने हवाई ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2012 में 1 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक यहां से गुजरते थे। बगराम एयरबेस की सुविधाएं भी अद्भुत थीं। इसमें लंबी रनवे थी जो कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से लंबी थी। इसके अलावा यहाँ हार्डन शेल्टर्स, अस्पताल, ईंधन डिपो और फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी थी ताकि अमेरिकी सैनिकों की हर जरूरत को पूरा किया जा सके। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफगान रग्स तक की दुकानों की सुविधा थी। बेस में एक विशाल जेल परिसर भी मौजूद था, लेकिन 2021 में जब तालिबान ने सत्ता संभाला तो अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान से निकलते हुए बगराम एयरबेस को छोड़ दिया। जुलाई 2021 में अमेरिकी बलों का बगराम एयरबेस छोड़ना अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल की सैन्य उपस्थिति का प्रतीकात्मक अंत माना गया। अब फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस पर लौटने की बात कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह चीन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर अमेरिकी नजर रखने के लिए, साथ ही मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखें आज की बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, चीन ने के वीजा श्रेणी क्यों लागू की है जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी? केवल विदेशी छात्रों के पर्यटन और शिक्षा अनुभव को बढ़ाने के लिए, स्टेम क्षेत्र के विदेशी ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स को सीधे आकर्षित करने के लिए, चीन में विदेशी व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, या फिर केवल ग्लोबल साउथ देशों के नागरिकों को रोजगार देने के लिए? अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल GSTAT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? GSTAT केवल दिल्ली में ही मामलों की सुनवाई करेगा और राज्य स्तर पर नहीं बनेगा। GSTAT का गठन CGST एक्ट 2017 के तहत किया गया है और यह एक वैधानिक अपीलीय निकाय है। GSTAT के प्रेसिडेंट के पास किसी भी तरह की न्यायिक अनुभव की आवश्यकता नहीं है। GSTAT केवल तकनीकी विवादों का निपटारा करता है, कर विवादों पर नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुबनसिरी नदी पर चीन की सीमा के पास प्रस्तावित है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है। इस प्रोजेक्ट की कुल पावर जनरेशन क्षमता 2220 मेगावाट है। सुबनसिरी नदी केवल अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और असम में नहीं मिलती। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, या फिर सभी कथन सही हैं? अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC केवल उन अपराधों की सुनवाई कर सकती है जो 1 जुलाई 2002 के बाद हुए हों। ICC केवल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चला सकती है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ देशों के बीच विवाद को देखती है। ICC में सभी प्रमुख वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, भारत और रूस भी सदस्य हैं। ICC तभी अपना न्यायाधिकार प्रयोग कर सकती है जब अपराध का देश या अपराध करने वाले का देश रोम स्टैट्यूट का सदस्य हो। कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर सभी कथन सही हैं? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 6 शेड्यूल केवल 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरिया पर लागू होता है। 6 शेड्यूल के तहत हर ट्राइबल जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ADC बनती है, जबकि 5th शेड्यूल में केवल एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। 6 शेड्यूल के तहत बनाई गई ADC की विधायी शक्तियों में जमीन, जंगल, नहर का पानी, झूम के खेती, विवाह और तलाक से संबंधित कानून बनाना शामिल है। 5th शेड्यूल के तहत बनाई गई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल राज्यपाल या राज्य सरकार को जवाबदेह होती है, जबकि 6 शेड्यूल की ADC सीधे संविधान से शक्तियां प्राप्त करती है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, या फिर केवल 2 और 4? अगला प्रश्न है, वर्कला क्लिफ की वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुआ है। यह क्षेत्र केवल पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, स्थानीय समुद्री समुदायों के लिए नहीं। वर्कला क्लिफ प्राकृतिक जल संचयन और झरनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में यह केरल का दूसरा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है। सही विकल्प को चुनना है। केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4, या फिर सभी कथन सही है? अगला प्रश्न, मैत्री 2.0 प्रोग्राम के बारे में सही कथन को चुनिए। यह ब्राजील और भारत के नव प्रवर्तकों के लिए सीखने और साथ काम करने का मंच है। इसका उद्देश्य केवल भारत में कृषि नवाचार को बढ़ावा देना है। यह प्रोग्राम डिजिटल तकनीक और सतत कृषि में नए अवसर को खोलेगा। मैत्री 2.0 द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ वैश्विक सतत कृषि और जलवायु बदलाव में भी योगदान देता है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4, या फिर सभी कथन सही है?
और अगला प्रश्न है बैरन आइलैंड के बारे में। बैरन आइलैंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और स्ट्रेटोवोल्केनो प्रकार का है। यह अंडमान सागर में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। बैरन आइलैंड पर स्थायी मानव आबादी मौजूद है और इसका मुख्य आधार मत्स्य पालन है। या फिर यह भारत और बर्मी प्लेट्स के सबडक्शन जोन पर स्थित होने के कारण भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 या फिर सभी कथन सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को फिर से रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। और आज जो मैंने सवाल पूछे उसके जवाब देने के साथ ही जो पिछले हफ्ते पूछे थे वो जवाब मैं स्क्रीन पर आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। उन्हें देखिए, अपने आंसर से मिलाइए। फिलहाल के लिए नमस्कार। Thank you.